एक पहाड़ जो भारत के बनने से भी पुराना है। जी। एक पहाड़ जिसने करोड़ों साल से गंगा यमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोका है। बिल्कुल। और एक पहाड़ जिसने सदियों से उत्तर भारत की जलवायु को संभाले रखा। आज हम उसी पहाड़ की बात कर रहे हैं जो अपने ही देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला। आज हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक को रातों रात कानूनी तौर पर लगभग गायब कर दिया। हम उन वजहों की तह तक जाएंगे कि कैसे जिसे हम विकास कहते हैं उसके नाम पर हमारी सबसे पुरानी प्राकृतिक धरोहर को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसकी अहमियत क्या है? हम अक्सर हिमालय की महानता की बात करते हैं, लेकिन अरावली तो हिमालय का भी परदादा है। हाँ। हम बात कर रहे हैं लगभग 3.5 अरब साल पुराने पहाड़ों की। बिल्कुल। इसे इस तरह समझिए कि जब अरावली का जन्म हुआ था तब धरती पर जीवन के शुरुआती निशान भी ठीक से नहीं उभरे थे। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इतिहास में नहीं है, आज हमारे जीवन में है। ये पश्चिम से आने वाली थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तक पहुंचने से रोकने वाली एक विशाल दीवार है। मतलब अगर ये दीवार ना हो तो दिल्ली एनसीआर का क्या होगा? तो दिल्ली एनसीआर आज जैसा है वैसा नहीं होता, शायद एक विशाल रेगिस्तान का हिस्सा होता। और ये सिर्फ धूल नहीं रोकती, ये मानसून की हवाओं को भी एक तरह से दिशा देती है, जिससे इस पूरे इलाके में बारिश होती है। अच्छा। और ये चंबल, बनास, साबरमती, लूनी जैसी दर्जनों नदियों का जन्म स्थान है। लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि अरावली के बिना साबरमती जैसी नदी शायद होती ही नहीं। इसका मतलब है अहमदाबाद जैसा पूरा शहर एक अलग ही संकट में होता। हम एक पहाड़ की बात नहीं कर रहे, हम पूरे शहरी सभ्यताओं की जीवन रेखा की बात कर रहे हैं। एक जीवन रेखा जिसे 20 नवंबर 2025 को एक झटके में काटने की कोशिश की गई। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, कोर्ट ने एक नया नियम तय किया। कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 1 मिनट, सिर्फ 100 मीटर? ये तो बहुत अजीब लगता है। मतलब एक पहाड़ की पहचान बस उसकी ऊंचाई से तय होगी, लेकिन इसका असर क्या हुआ? असर विनाशकारी था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 1281 पहाड़ थे। ओके, 1281। इस नए 100 मीटर के नियम के बाद उनमें से 90% पहाड़ यानी लगभग 1150 पहाड़ कानूनी तौर पर अरावली के दायरे से ही बाहर हो गए। 90%? ये तो यकीन करने लायक नहीं है। मतलब एक नियम से लगभग पूरी पर्वत श्रृंखला ही लीगली गायब कर दी गई। लेकिन ये 100 मीटर का आंकड़ा आया कहां से? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार था या ये बस एक मनमाना नंबर है? यही तो सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। अदालत में इस आंकड़े का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार पेश नहीं किया गया। किसी भी इकोसिस्टम की सेहत सिर्फ उसकी ऊंचाई से नहीं नापी जा सकती। सही बात है। एक 50 मीटर की पहाड़ी भी भूजल को रिचार्ज करने, स्थानीय जलवायु को ठंडा रखने और तेंदुए जैसे वन्यजीवों को घर देने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस फैसले ने एक जटिल जीवित इकोसिस्टम को एक बहुत ही सरल और सच कहें तो मनमाना संख्यात्मक पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जो पहाड़ कल तक संरक्षित थे, वो रातों रात सिर्फ जमीन के टुकड़े बन गए। जमीन के टुकड़े जिन्हें अब खनन के लिए, रियल एस्टेट के लिए आसानी से बेचा जा सकता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है जो इसे और भी अजीब बना देता है। जिस केस ने अरावली का भविष्य तय किया, उसका अरावली से कोई सीधा लेना देना ही नहीं था। हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1995 में तमिलनाडु से। टीएन गोदावरमन नाम के एक व्यक्ति ने नीलगिरी के जंगलों में हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और 1996 में उस केस में एक ऐतिहासिक फैसला आया था। कोर्ट ने कहा था कि जंगल का मतलब सिर्फ सरकारी कागजों में दर्ज जंगल नहीं है, बल्कि कोई भी जमीन जो सामान्य समझ में जंगल जैसी दिखती है, उसे जंगल माना जाएगा और उसकी सुरक्षा की जाएगी। ये तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, वो एक मील का पत्थर था। लेकिन समय के साथ उस केस का दायरा बढ़ता गया। देश में पर्यावरण से जुड़ा कोई भी मामला आता, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसे इसी टीएन गोदावरमन केस के तहत सुना जाने लगा।
अच्छा, तो ये एक तरह का अम्ब्रेला केस बन गया। हाँ बिल्कुल, एक अम्ब्रेला केस जिसके नीचे सब कुछ आ गया। तो विडंबना देखिए, एक केस जो जंगलों को बचाने के लिए शुरू हुआ था, उसी ने अरावली के विनाश की एक तरह से नींव रख दी। मैं इसे नींव रखना नहीं कहूंगा, बल्कि कहूंगा कि एक अच्छे इरादे वाले हथियार का गलत इस्तेमाल हुआ है। गोदावरमन केस एक सुरक्षा कवच था, लेकिन समय के साथ इसे तोड़ मरोड़ कर उन्हीं ताकतों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जिनसे इसे बचाना था। इसी केस के तहत 2024 में एक मल्टी एजेंसी कमेटी बनाई गई, जिसका काम था ये तय करना कि अरावली असल में है क्या। और इस कमेटी में कौन लोग थे? इसमें पर्यावरण मंत्रालय, FSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब GSI, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और कुछ तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। यानी सारे बड़े नाम थे। तो इस कमेटी ने ही ये 100 मीटर का नियम बनाया? क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? FSI जैसी इस वैज्ञानिक संस्था ने क्या कहा? बहुत अच्छा सवाल है। FSI ने अपनी एक वैज्ञानिक सिफारिश दी थी जो कहीं ज्यादा सुरक्षात्मक थी। FSI ने कहा था कि सिर्फ 20 मीटर ऊंची पहाड़ी जिसका ढलान 3 डिग्री भी हो, उसे अरावली का हिस्सा माना जाना चाहिए। सिर्फ 20 मीटर? हाँ, और सिर्फ पहाड़ी ही नहीं, उसके आसपास के बफर जोन को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। ये एक इकोलॉजिकल नजरिया था जो मानता था कि पहाड़ सिर्फ अपनी चोटी से नहीं, बल्कि अपने पूरे आधार और आसपास के परिवेश से बनता है। 20 मीटर्स और 3 डिग्री ढलान, और कमेटी ने उसे बदलकर सीधे 100 मीटर कर दिया। उन्होंने अपनी ही विशेषज्ञ संस्था की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों कर दिया? इसके पीछे असली वजह क्या थी? असली वजह एक शब्द में है, खनन। मानी FSI की वैज्ञानिक सिफारिश और कमेटी के अंतिम निर्णय के बीच का ये भारी अंतर किसी और ही मकसद की ओर इशारा करता है। खनन। इसके आंकड़े क्या कहते हैं? ये कितना बड़ा कारोबार है? आंकड़े दिमाग हिला देने वाले हैं। FSI की ही रिपोर्ट बताती है कि इस फैसले से पहले ही अरावली में 3200 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन चल रहा था। 3200? जी, 31 पहाड़ियां तो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। उन्हें खोदकर समतल मैदान बना दिया गया है। 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा नक्शे से ही मिट चुका है। 8%? और इसके पीछे की आर्थिक वजह सीधी है। अकेले राजस्थान सरकार खनन से सालाना लगभग 5000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाती है। 5000 करोड़ रुपए सालाना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, जरा सोचिए, ये इतना पैसा है कि इसके सामने पर्यावरण की चिंताएं कितनी छोटी लगने लगती हैं। जब आप उस स्तर के आर्थिक और राजनीतिक दबाव की बात करते हैं, तो 100 मीटर की परिभाषा महज एक कानूनी सहूलियत बन जाती है, जो सालों से चल रहे अवैध काम को वैध बना देती है। अच्छा, तो जो खनन पहले चोरी छुपे हो रहा था, वो अब कानूनी तौर पर खुलेआम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस पर कुछ कहा है। हाँ, और यहीं पर बात और गंभीर हो जाती है। कोर्ट ने फैसले में सरकार को सस्टेनेबल माइनिंग रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ। लेकिन इसका असली मतलब है कि खनन रुकेगा नहीं, बल्कि उसे एक कानूनी और टिकाऊ नाम देकर और बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ये विनाश को एक नया अच्छा सा नाम देने जैसा है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा, अगर अरावली धीरे धीरे खत्म होते गई, तो इसका हम पर, आप पर, दिल्ली NCR और पूरे उत्तर भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये सिर्फ कुछ पहाड़ों के गायब होने की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सभ्यता के संकट की कहानी है। इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। सबसे पहले वो प्राकृतिक दीवार गिर जाएगी जो रेगिस्तान को रोक रही है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगा। दिल्ली NCR की हवा, जो पहले से ही दुनिया की सबसे जहरीली हवाओं में से एक है, और भी बदतर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, हर साल गर्मियों में राजस्थान से आने वाले धूल के गुबार बिना किसी रोक टोक के सीधे हमारे घरों में। और पानी का क्या होगा? आपने कहा था कि ये भूजल की रीढ़ है। ठीक वहीं आ रहा हूं। अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है। बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन में भेजती है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ओके। जब ये पहाड़ियां ही नहीं रहेंगी, तो बारिश का पानी सीधा बहकर निकल जाएगा। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वो इलाके जो पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहे हैं, वहां भूजल का स्तर और तेजी से गिरेगा। कुएं सूखेंगे, खेती बर्बाद होगी। और वन्यजीव? उनका तो घर ही छिन जाएगा। तेंदुए, भालू, लकड़बग्घे और सैकड़ों प्रजाति के पक्षी, वो या तो मारे जाएंगे या फिर इंसानी बस्तियों में घुसेंगे, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव और बढ़ेगा। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। एक चीज खत्म होती है और उसके साथ सब कुछ ढहने लगता है। ये चेन रिएक्शन ही है। इसे एक पर्यावरणीय मुद्दे के तौर पर देखना ही सबसे बड़ी गलती है। ये एक आर्थिक और सामाजिक संकट है।
जब रेगिस्तान बढ़ेगा तो कृषि खत्म होगी, जब हवा जहरीली होगी तो स्वास्थ्य का पूरा सिस्टम चरमरा जाएगा, लोगों की उम्र कम होगी, जब पानी खत्म होगा तो शहर वीरान होने लगेंगे। ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके का संकट है। इस पूरी कहानी में एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है और शायद सबसे ज्यादा दुखद भी है। देश के मौजूदा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद अरावली क्षेत्र के अलवर में पले बढ़े हैं। वो इस जमीन को, इन पहाड़ों की अहमियत को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आज उन्हीं का मंत्रालय अरावली की एक ऐसी परिभाषा का समर्थन कर रहा है जो इसके विनाश का रास्ता खोल रही है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जो व्यक्ति उस धरोहर का महत्व सबसे बेहतर समझ सकता है, उसी के नेतृत्व में वो धरोहर खतरे में है। ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन कितना नाजुक और कितना जटिल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या विकास के नाम पर चंद हजार करोड़ के राजस्व के लिए हम अपनी अरबों साल पुरानी प्राकृतिक धरोहर को खुद ही खत्म कर देंगे? और ये हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये फैसला एक पहाड़ को उसकी ऊंचाई से तौलता है, 100 मीटर। लेकिन अरावली जैसी धरोहर का असली मूल्य क्या है? क्या वो सिर्फ उसकी भौतिक ऊंचाई है, या करोड़ों लोगों की जिंदगी और एक पूरी सभ्यता को बनाए रखने की उसकी क्षमता? जब कानून प्रकृति की परिभाषा को हमारी सहूलियत के हिसाब से बदल देता है, तो उस प्रकृति के असली मूल्य को याद रखने और बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकार की या हमारी भी?